जब वहाँ पर वेन और झाऊ पहुँचे तो गुशियांग और बाकी सब वहाँ से जा चुके थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर जितनी भी लाशें थी सभी को अपने गांव परिवार के लोग सफाई कर रहे थे। वेन केसिंग अपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें उस चेहरे की आदत नहीं थी। तभी उन्होंने अपने झाऊ को देखा जो कि बिना किसी उनको कोई डर ही नहीं था। वो बिंदास होकर उस जगह पर चले गए जैसे कि वो झाऊ जिशु थे ही नहीं। पहली बार अपने वेन को एहसास हुआ कि कोई इंसान इतना भी बेशर्म हो सकता है कि वो खुद दोषी होते हुए भी बिंदास होकर उस जगह पर चले जाए। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप उनके पीछे जाने लगे। वहाँ पर बहुत लोग थे जो कि उन लाशों की जांच कर रहे थे और कुछ लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे। अभी अपने वेन ने उन लोग की ओर देखा और फिर कहा, मो के बूढ़े को देखो, उनकी बातें सुनो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि काओ वेनिंग गुशियांग के साथ भाग सकता है। अपने झाऊ ने इस पर जवाब दिया, तुम बहुत गंदे दिमाग के हो। फिर अपने झाऊ ने ज़मीन की ओर एक लाश को देखा। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी भौहें तन गई। उन्होंने देखा कि वो जहरीला बिच्छू में से था। उन्होंने कहा, बड़ी अजीब बात है, उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा? वो लोग कहाँ गए होंगे? और आखिर आधा बड़ा बच्चा भी था। यहाँ पर बात अपने चैंगनिंग की हो रही है। वो कहने लगे, आखिर वो कहाँ गया होगा? वो यही सब सोचने लगे। अब वेन थोड़ी देर इस बारे में सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, लेपिस कवच और जहरीले बिच्छू के बारे में जो कुछ भी हुआ है इससे तो शहर में तूफान मच गया है। अगर इस बारे में गुशियांग को जरी से भी भनक हो या उसे कुछ भी पता हो तो उसे किसी अकेले जगह में चले जाना चाहिए। झाऊ ने वेन को देखा, उस भीड़ से निकल गए और फिर कहा, तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे ढूंढो। दोनों के दोनों ऐसे उस जगह से गायब हुए जैसे कि किसी ने भी उन्हें देखा ही ना हो। अभी अपने वेन केसिंग ने अपने झाऊ से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, गुशियांग इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितना बेवकूफ़ काओ वेनिंग है। अचानक ही झाऊ वेन की ओर अपनी भौहें तनते हुए कहने लगे, घाती मास्टर वेन, आखिर इस बात से क्यों इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि छोटा बच्चा जिएगा या मर जाएगा? वेन मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुस्कुराया उनका मुखौटा जैसे कि थोड़ा ढीला पड़ गया। उन्होंने उस मुखौटे को वापस अच्छे से सेट करने के लिए हाथ बढ़ाया। अब जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया और उसी वक्त पर उन्होंने कहा, तो फिर मास्टर झाऊ को क्यों इतनी चिंता रहती है कि वो बच्चा जीवित रहेगा या फिर मर जाएगा? झाऊ ने जवाब दिया, वो मेरा शिष्य है। वेन ने जवाब दिया, आपका शिष्य मेरा शिष्य है। आखिर हम दोनों में से कौन किसका पीछा कर रहा है? झाऊ ने जवाब दिया, हम दोनों के बीच आप मेरा पीछा कर रहे हैं। बकवास करना बंद करो। आखिर आप छोटे बच्चे से क्या जानकारी निकालना चाहते हो? मुझे 2 चुम्बन दो और मैं तुम्हें बताऊंगा। झाऊ ने अपना फेस दूसरी ओर कर लिया और थोड़ा डिस्गस्टिंग फील करते हुए कहने लगे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ? वेन ने बड़ी ही बेशर्मी से जवाब दिया, अगर वो ज़्यादा गहरे भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। झाऊ ने पहले तो वेन को इग्नोर कर दिया और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे, लॉन्ग सुहाना और भूत घाती को देखने के बाद मुझे डर है कि वो 5 बड़े परिवार जिन्होंने लेपिस कवच को लिया था वो कहीं ना कहीं भूत घाती के अंदर ही होने चाहिए। इस बार ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात का फ़ायदा न उठाना चाहे। मुझे ये मत बताओ कि कुछ भूतों को प्राणघातक जहर दिया गया था जिस वजह से वो खुद अपनी मर्जी से भूत घाती छोड़कर चले गए थे। ना ही मुझे ये बताओ कि संयोग था, ये सब संयोग था कि उसके कारण झांग परिवार की मौत हुई। और मुझे ये मत बताओ कि वो हैप्पी घोस्ट ही था जिसके कारण सैद घोस्ट को देखने के लिए चैंगलिंग कामयाब हो पाया। वेन थोड़ी देर रुके और फिर कहने लगे, तो फिर मुझे बताइए, अगर आप नहीं जानते तो मैं किससे पूछूं? झाऊ अचानक रुक गए और फिर कहने लगे, मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी घटना हुई है जिससे ने भूत घाती के मालिक को भी आश्चर्य कर दिया हो? वेन ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस मुस्कुराया और अपनी उंगली होठों पर रख दी
और झाऊ को देखने लगे। झाऊ ने इग्नोर किया और कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, अगर आपको वो व्यक्ति मिल जाए तो आप क्या करेंगे? वेन केसिंग ने कहा, उसकी खाल उतार दो, उसकी नसें उखाड़ दो, उसे इतना मारो कि वो तड़प जाए। अभी झाऊ वेन को देखने लगते हैं। वेन बस हंसते और कहते हैं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा डराना चाहता था। झाऊ ने हंसते हुए कहा, ओह मैं तो डर गया हूँ, ये फिसलन भरी बूढ़ी लोमड़ी। वेन केसिंग ने कहा, ये धोखेबाज कमीने, झाऊ जिशु ने कहा। दोनों ही एक दूसरे की ओर मुस्कुरा के देखने लगे और फिर से ये दोनों के दोनों इन तीनों को खोजने के लिए निकल गए। मतलब कि हमारे गाँव गुशियांग, चेंगलिंग और हमारे कावेनिंग को खोजने के लिए निकल गए। सिनकत होता है, यहाँ गुशियांग, चेंगलिंग और कावेनिंग को दिखाया जाता है। जैसे कि हमारे वेन ने सोचा था कि वो ज़रूर उसे किसी अकेले जगह में ले गई होंगी, पर उसके उल्टा हमारी गुशियांग ने अपने शरीर से और उन लोग के शरीर से खून को पोंछा और भीड़ वाली जगह पर उन्हें ले गई थी। पर अचानक ही गुशियांग को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा, क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत लोग रोक चुके थे। नेता फेंग सियाओफेंग और गाओ स्लेव के भी वहीं पर थे। यहाँ पर दो बूढ़ा बूढ़ी भी आए हुए थे, जिनने दोनों ने ही अलग अलग ड्रेस पहन कर रखा हुआ था और दोनों के पास ही एक छड़ी भी थी। कावेनिंग उन्हें देखकर हैरान था। कावेनिंग कहीं ना कहीं जानता था कि ये दोनों जो बूढ़े जोड़ी है, ये हमेशा ही बुरे काम करते हैं। फेंग सियाओफेंग हंसते हुए चेंगलिंग से कहने लगा, चेंगलिंग, तुम्हारे माता पिता की मौत का बदला यहाँ के सारे नायक लेना चाहते हैं, पर तुम हो कि इन लोगों के साथ भाग रहे हो। क्या तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अपने पिता को दोबारा जिंदा करना चाहते हो, उन्हें क्रोधित करके? चेंगलिंग पहले तो कुछ नहीं बोल पाया था, पर फिर उसने कहा, तुम बकवास करना बंद करो। मेरे शिफू झाऊ और मेरे सीनियर वेन बहुत अच्छे हैं। यह गुशियांग को जहरीले बिच्छू के दंग के कारण बहुत दर्द हो रहा था, जिस वजह से खून भी आ रहा था और उससे पसीना भी आ रहा था। वो अचानक ही चिल्ला के कहने लगी, चुप कर जाओ, अपनी बहस बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं छूती हूँ तो तुम्हें काट नहीं सकती? फेंग सियाओ चिल्लाया, ये बदतमीज लड़की कहाँ से आई? फेंग सियाओ एक छोटा सा चाकू लेकर गुशियांग की ओर दौड़ पड़ा। उसी वक्त पर अपने कावेनिंग अपनी तलवार लेकर फेंग सियाओ को रोकने लगा और कहने लगा, फेंग सियाओ, आजियांग एक नए पीढ़ी की लड़की है। अगर उसकी छोटी सी बातों को आप दिल पर ले लेंगे तो क्या ये बात सही होगी? फेंग सियाओ, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चेंगलिंग पर था, अब वो कावेनिंग को देख रहा था और कहने लगा, तुम किंग फेंग तलवार के शिष्य, तुम आखिर इनके साथ कैसे घुल मिल गए? कावेनिंग शांत हो गया और शांत होकर कहने लगा, मुझे डर है कि कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं। फेंग सियाओ ने गुनगुनाते हुए तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया। अभी वहाँ पर वो औरत आई और कहने लगी, क्योंकि ये मामला है लाओ फेंग, आपको भी थोड़ा शांत रहना चाहिए। गुशियांग जो कावेनिंग को सचेत करना चाहते थे। कावेनिंग के शरीर से सिर्फ पसीने ही छूट रहे थे। कावेनिंग कुछ नहीं कह पा रहा था, उसने बस उन बूढ़ों से धन्यवाद कहा। शांति ने सिर्फ अपना हाथ हिलाया और कहा, झांग चेंगलिंग, हमारे साथ आओ। चेंगलिंग उन दोनों को घूर के देखने लगा। उसी वक्त पर अपना कावेनिंग बीच में आया और बीच में आते हुए कहने लगा, क्या सीनियर झाओ या सीनियर गाओ चेंगलिंग को खोजने के लिए आपकी मदद ले रहे हैं? वो बुरी हंसने लगे और कहने लगे, बेटा तुम्हारे पास ऐसा क्या कारण है कि तुम मुझसे ऐसा पूछ रहे हो? कावेनिंग चेंगलिंग से थोड़ा सा दूर हुआ और कहने लगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैं सिर्फ उसका ख्याल रख रहा हूँ। अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर सीनियर गाओ या सीनियर जाओ का होना ज़रूरी है। तभी वो बूढ़े हंसने लगे और उन्होंने कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें उसे यहाँ छोड़ना ही होगा। अब उन लोगों ने कावेनिंग पर हमला किया। हमला होते ही कावेनिंग खुद को बचा लिया,
खुद पर बचाव करते हुए वो गुसियांग पर चिल्लाया, गुसियांग पहले उसे पकड़ो। गुसियांग ने जल्दी से चेंगलिंग को उठाया और दूसरी दिशा में भाग गई। फेंग शाओफेंग उसे कैसे जाने दे सकता था, इसलिए उसने उनका पीछा किया। गुसियांग अपने फेंग शाओफेंग से चेंगलिंग को बचाने के लिए उसने उसे धक्का दे दिया। फिर गुसियांग ने एक सफ़ेद कलर का पाउडर उछाल दिया जो कि फेंग शाओफेंग की आंखों में ही गया। इस वक्त पर फेंग शाओफेंग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। अब उसने जैसे तैसे करके अपनी आंखें खोली और यह गुसियांग जो उसका सामना करना ही चाहती थी, पर जैसे ही उसने उसे देखा, आसान, तुम हो कौन? वो बस एक जंगली जानवर जैसे चिल्लाने लगा। अब उसने सामने वाले का शोल्डर पकड़ लिया। यहाँ पर गांव शांत था। अब उसने उसका शोल्डर पकड़ा, उसकी आंखों को दबाते हुए ये दोनों अभी ज़मीन में रोल ऑन होने लगे। और अब एक ने कहा, हिम्मत भी मत करना। यह गुसियांग जो इस जगह से भाग निकली थी, गुसियांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, इसलिए वो जंगल की ओर चली गई थी। पर उसे बहुत चिंता हो रही थी कि क्या होगा, क्या काओविनिंग पर जो हमला हो रहा है क्या उसे मार दिया जाएगा और क्या उसके मास्टर उसे ढूंढ पाएंगे। वो यही सब सोचे जा रहे थे। पर यहाँ पर तो और भी खतरा था। यहाँ पर जहरीले बिच्छू की जो सेना थी उन लोगों का इंतजार कर रही थी। इस वक्त पर गुसियांग का मन रोने का कर रहा था, पर वो रो नहीं रही थी। उसने एक छोटा सा तलवार अपने चेंगलिंग को थमाया और कहा, भागो। अब उसने सीधे ही उठी एक फुर्ती के साथ और सीधे ही बिच्छू की सेना से लड़ने चली गई। चेंगलिंग घबरा गया, भागने लगा। उसने सोचा कि वो इतना बेकार कैसे हो सकता है, वो कैसे किसी पर बोझ बन सकता है। पहले उसके सिर्फ, फिर भाई काओ और अब बहन गुसियांग। पर यह तो सच्चाई कुछ और ही थी। अचानक से 3 या 4 आदमी अलग अलग दिशाओं से आने लगे, जिन्होंने अपने चेंगलिंग का रास्ता ही रोक दिया था। अभी चेंगलिंग उसी तलवार के साथ खड़ा था जिसे गुसियांग ने उसे दिया था। चेंगलिंग ने उसे बिल्कुल किसी छोटे बच्चों के जैसे पकड़ रखा था। चेंगलिंग अचानक ही सोचने लगा, तुम लोग आखिर मुझे ही क्यों मरवाना चाहते हो? दूसरे लोग क्यों जी सकते हैं और मैं नहीं? अचानक एक काले कपड़े वाला आदमी उस तरफ आया दौड़ते हुए और उसने एक हुक चेंगलिंग की ओर उछाल दिया। चेंगलिंग के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी। उसे वेन की बातें याद आने लगी। जैसे एक बाज खरगोश का शिकार करता है, ठीक वैसे ही हमें लड़ना होता है। अभी चेंगलिंग ने अपना बायां पैर थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर दूसरा पैर टंग की ओर रखते हुए वो उछला और फिर उसके दिमाग में एक ही बात चलने लगी, लड़ना है, मौत तक लड़ना है। अभी उस आदमी ने अपने हुक से चेंगलिंग पर हमला किया। चेंगलिंग ने भी अपने चाकू से उस हमले को रोका और अब चेंगलिंग के दिमाग में फिर से वेन केसिंग की बातें गूंजने लगी और अब चेंगलिंग ने उन बातों को याद करते हुए सीधे ही अपने चाकू को उस आदमी के सीने में डाल दिया। वो आदमी बिना किसी आवाज़ के मर गया। चेंगलिंग ये देखकर हैरान था। वो खुश हो या रोए या वो क्या अपनी भावनाएं प्रकट करे, उसके समझ में नहीं आ रहा था। इस वक्त पर चेंगलिंग जो कुछ करने ही वाला था कि तभी अचानक से उस पर हमला करने के लिए कुछ और लोग आने लगे। पर जिसे उसने मारा था उसके पास से अचानक एक काला धुआं आने लगा, जिस वजह से चेंगलिंग अचानक ही अजीब सा कमज़ोर फील करने लगा और वो सीधे घुटनों के बल बैठ गया। चेंगलिंग उदास होते हुए अपनी आंखें बंद कर दिया और कहने लगा, क्या मैं मरने वाला हूँ? बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी उस पर कोई हमला नहीं हुआ। अब अचानक ही पीछे से आवाज़ आई। चेंगलिंग को लग रहा था कि उसे जो आवाज़ सुनाई दे रहा है वो शायद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उसे बिच्छू का जहर मिला था। वो जो धुआं था उसमें बिच्छू का जहर ही मिला हुआ था
वो यही सोच के जिस तरफ से आवाज़ आया था वो बस उस तरफ देख रहा था। वहाँ से 2 व्यक्ति आए। ये जो 2 आदमी आए थे, इनमें से एक ने नीला कलर का कपड़ा पहना हुआ था और दूसरे ने काले कलर का कपड़ा पहना हुआ था, जिसके गर्दन पे नेवला बैठा हुआ था। अभी जिसने नीला कलर का कपड़ा पहना हुआ था, उसे देखकर हमारे चेंगलिंग को ये लग रहा था कि ये पहला व्यक्ति है जिसे वो खूबसूरती में देख रहा। वो जो बिच्छू वाला आदमी आया हुआ था, वो थोड़ी देर के लिए घबराया ज़रूर, पर फिर वो नीले वाले आदमी की तरफ दौड़ पड़ा। अचानक ही चेंगलिंग को उसके कानों के पास से ठंडी हवा महसूस होने लगी। अगर वो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही जिसने काला कपड़ा पहन कर रखा हुआ था, वो पलक झपकते ही उसके पास आ गया था। उसने अचानक ही उसके जख्म वाले हाथ को पकड़ा, एक दवाई निकाला और उसके होठों पर डालते बोला, इसे खा लो, तुम्हें बिच्छू का जहर दिया गया है। किसी भी बात की परवाह किए बिना चेंगलिंग ने उस आदमी का आस्तीन पकड़ा और कहा, बहन गुजियांग की मदद करो। वो काला कपड़े वाला आदमी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कह रहा है, इसलिए वो कहने लगा, क्या क्या तुम मुझसे किसी को बचाने के लिए कह रहे हो? चेंगलिंग जो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ सामने की ओर उठाया, जिस जगह से वो आया था उस जगह पर इशारा करने लगा और बोला, बहन गुजियांग, कृपया उसे बचाओ। उस काले कपड़े पहने हुए आदमी ने ब्लू कपड़े पहने हुए आदमी की ओर इशारा किया, लाइक उसे देखा और फिर कहा, अच्छा तो तुम्हें किस बात का इंतज़ार है? अब उसने उस पर अपना जो नेवला पा करके वो रखता है उसके गर्दन में, उसे उठाया, उसकी ओर फेंक दिया। सावधान रहना, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। चेंगलिंग उसी दिशा में देख रहा था जिस दिशा में वो आदमी जा चुका था। अभी वो जो ब्लू कलर कपड़े पहने वाला आदमी था, वो चेंगलिंग के पास आया और उसे अच्छे से बिठाकर बोला, अपने इस छोटे से जीवन को बचाओ, अपना ध्यान लगाओ। चेंगलिंग जो धीरे धीरे सांसें ले रहा था, अभी वो बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आया तो आधी रात हो चुकी थी। अब उसे जैसे ही होश आया था तो उसने उठा और वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा। जब वो ऊपर गया तो वो चीज़ों को देखने लगा, तभी आवाज़ आई एक लड़की की, जो कहने लगी, आखिरकार तुम जग गए। वो कोई और नहीं बल्कि अपनी गुजियांग ही थी, जो कि वहाँ पर खड़ी थी। उसके शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान थे, जिस पर पट्टी लगाई गई थी, बहुत ही साफ सफाई थी। अभी अचानक से एक हाथ आया जिसने चेंगलिंग के हाथ को पकड़ा और थोड़ी देर जांच करने के बाद कहा, बिच्छू का जहर उतर चुका है। जिसने उसकी नब्ज को चेक किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही जो काले कपड़े पहने हुए आदमी वही था। और फिर ये आदमी जाकर एक पेड़ के पास जाकर सीधे बैठ गया। गुजियांग उसे देख रही थी और यहाँ चेंगलिंग भी उसे देख ही रहा था। चेंगलिंग कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोनों की जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक ही उसने जो काले कपड़े वाला आदमी था वो कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है। चेंगलिंग की नज़र उस नीले कपड़े पहने हुए आदमी की ओर गई, जो कि अभी अभी जलाने के लिए लकड़ी ही लेकर आया था। वो उसकी ओर देखने लगा जब तक कि वो उसे देखा और फिर जो काले कपड़े पहने हुआ आदमी था वो उठने ही वाला था, पर उससे पहले ही गुजियांग वहाँ पहुँच चुकी थी। भगवान सातवें, ये आप मुझे करने दीजिए, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। इस काम के लिए तो मैं बनी हुई हूँ, मैं तो पहले से ही एक नौकरानी हूँ, तो मुझे करने दीजिए। नीले कपड़े पहने हुए आदमी ने सिर्फ गुजियांग की ओर देखकर मुस्कुराया, उसे चुपचाप से वो लकड़ी लेने दिया और फिर चुपचाप जाकर वो काले कपड़े पहने हुए आदमी के पास जाकर बैठ गया। चेंगलिंग उन दोनों की ओर देखने लगा। ये काले कपड़े वाला आदमी जो एकदम ही नॉर्मल रहता था, जो कि ऐसा लगता था कि इससे ज़्यादा रूड पर्सन तो कोई और हो ही नहीं सकता, पर वो उस नीले कपड़े वाले आदमी के आते ही उसकी ओर ध्यान देने लगा था। उसमें वो कोमलता नज़र आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इंसान है। अभी चेंगलिंग बस उन दोनों को देख ही रहा था और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। अचानक से दोनों की नज़र चेंगलिंग की ओर गई और वो पूछने लगे, क्या हुआ? भले ही उन लोग ने ज़्यादा ज़ोर से नहीं कहा था, पर फिर भी उन लोग की आवाज़ इतनी अच्छी थी कि चेंगलिंग ने अपना सर नीचे कर दिया और ना में सर हिलाने लगा। अब वो एक बार फिर से उन लोग को देखने की इच्छा से अपना सर हल्का सा नीचे करके उन लोग को देखने लगा। चेंगलिंग की नज़रों में जो औरत उस शराब खाने में पीने के लिए आई थी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तो ये आदमी था।
अब ये जो ब्लू कपड़े वाला आदमी है उसका नाम है लॉर्ड सेवन। अब लॉर्ड सेवन ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है और वो जो तुम्हारे पीछे लोग हैं? इस पर गुसियांग ने जवाब दिया वो मेरा छोटा भाई है। इसका मतलब उसका भी नाम गु से ही शुरू होता है। वो और मैं नौकर है। लाइक वो कह रही है कि चैंगलिंग नौकर है और मैं एक नौकरानी हूँ। हमारे मालिक पर कुछ लोगों ने हमला किया जिस वजह से हम इस जगह पर आ गए हैं और जिन लोगों ने हमला किया वो भी हम लोग पर हमला कर रहे थे। तुम दोनों नसीब वाले हो। अचानक ही काले कपड़े वाले आदमी उसे देखने लगे। गुशियांग को, जो काला कपड़ा पहने हुआ आदमी था, वो गुशियांग को देखने लगा। गुशियांग की बोलती बंद हो गई और वो इधर उधर देखने लगी। लॉर्ड सेवन जानते थे कि गुशियांग बस बहस ही कर रही है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहने लगा। बस वो उसने इतना ही कहा कि हमें युवती ने बताया था कि तुम पर हमला करने वाले लोग शहर में ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जिस वजह से हमें यहीं पर रुकना होगा। क्या तुम दोनों के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम जा पाओ? उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो 2 बच्चों को बहला रहा हो। चैंगलिंग सोचने लगा आखिर वो कहाँ जा सकता था। उसके बाप की तो मौत हो चुकी थी। उस पर हर एक जगह से हमला हो रहा था, अच्छे हो चाहे बुरे हो। वो उसे पकड़ना ही चाहते थे। इतने बड़े विशाल दुनिया में उसे रहने के लिए, आराम करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। गुशियांग को सोच समझ के जवाब देने लगी अचानक से ही। हमें अपने गुरु का और उस छोटे बच्चे के शिफू का इंतज़ार है। हम पर जब हमला हुआ तो हम बिना ये सोचे भागने लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पर हमें बचना था। अचानक ही चैंगलिंग काओनिंग की याद दिलाते हुए बोलने लगा भाई काओ को भी अजीब लोगों के समूह ने पकड़ लिया है। गुशियांग अचानक से चैंगलिंग की ओर देखने लगी जैसे ये इशारा हो कि तुझे कुछ भी नहीं कहना है, पर चैंगलिंग उसके इशारे को नहीं समझ पाया। चैंगलिंग जो नहीं समझ पा रहा था, अचानक से ही लॉर्ड सेवन ने पूछा कैसे अजीब लोग? चैंगलिंग ने जवाब दिया एक बौना आदमी और एक बड़ा सा आदमी, और साथ ही वहाँ पर दादा और दादी भी थे। गुशियांग ने तारों भरी आसमान की ओर देखा। उसका मन कर रहा था कि वो चैंगलिंग को एक मुक्का मारे, पर उससे पहले ही वो चुपचाप सो गई। अचानक से यहाँ पर अपना वही काला कपड़े वाला आदमी आया जो उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा ये ज़रूर वो चारों ही होंगे, और वो उनके नाम लेने लगा। और नाम लेने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है। बात हो रही है वही जो वो 2 दादा दादी और फेंग शियाओफेंग और वही वो बौना आदमी, इन चारों की ही बात हो रही है। लॉर्ड सेवेंथ अचानक से चैंगलिंग की ओर घूर के देखने लगा और बोला वो लोग तो कभी भी बिच्छू के दल से कभी भी पंगा नहीं लेंगे। तुमने ऐसा क्या किया कि वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? चैंगलिंग डर चुका था। अचानक से ही उस आदमी ने कहा उस बच्चे को डराना बंद करो। उस आदमी ने उसकी बात को मान लिया और वो चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठा रहा और उसने चैंगलिंग की ओर देखना बंद कर दिया। लॉर्ड सेवन अचानक ही गुशियांग की ओर देखने लगा और फिर वो चैंगलिंग के पास जाकर कहने लगा छोटे बच्चे, तुम्हारे शिफू का नाम कहीं झाऊ तो नहीं? अभी अपनी गुशियांग इस बात से डर गई थी कि कहीं चैंगलिंग सब कुछ बता ना दे, इसलिए वो सीधे ही उसकी बातों को काटने लग गई। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके शिफू का उपनाम झाऊ नहीं है, बल्कि उसके शिफू का उपनाम तांग है और वो बहुत ही बड़ा बूढ़ा है, और यहाँ तक कि उसने अपने साथी का साथ भी नहीं दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। मेरा शिफू बूढ़ा आदमी नहीं है। इस वक्त पर चैंगलिंग गुस्से से गुशियांग को देखने लगा। इस वक्त पर गुशियांग का मन कर रहा था कि वो सीधे चैंगलिंग का गला ही दबा दे। फिर वो जो 7वें भगवान है वो अचानक हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम आराम करो, तुम्हारा शिफू मेरा पुराना दोस्त है। यह गुशियांग की आंखें इधर उधर घूम रही थी। अच्छा, तो तुम हमें क्या उसके शिफू का नाम बता सकते हो या ये बता सकते हो कि वो कैसा दिखता है? लॉर्ड सेवन अचानक से सोचने लगे। उसके शिफू का उपनाम झाऊ है और उसका दिया हुआ नाम
अब वो सोचने लगा कि झाओ जिशु कभी भी अपना असली नाम का इस्तेमाल तो नहीं करेगा, तो आखिर वो उसने अपना कौन से नाम का इस्तेमाल किया होगा। लॉर्ड सेवन ऐसा सोचते सोचते वो बस जरा सा ऊपर देखे, जहाँ पर गुशियांग उसे घूर कर देख रही थी, जिसे देखकर वो हैरान ही हो गए थे। और लॉर्ड सेवन कहने लगे, वो खुद को झाओजू कहता है ना, और उसके भाई का नाम उसने झाओयू बताया होगा। वो अक्सर अपने आप को छुपा कर रखता है, उसे बदसूरत दिखना अच्छा लगता है, यहाँ तक कि वो अक्सर ही खुद में एक पीली त्वचा ले लेता है। वो अक्सर ही खुद को छुपा कर रखता है ना, मैं सच कह रहा हूँ ना। अभी अपने लॉर्ड सेवन को ये नहीं पता था कि अपने झाओजू जिशु ने अपना नाम क्या बताया है। उसने बस अनुमान ही लगाया था, और अनुमान लगाना उसके लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि अपने झाओजू जिशु ने तो ऐसा ही किया था। गुशियांग ने हाँ कहा, पर फिर वो अचानक से हैरान हो गई, क्या झाओजू का कोई भाई भी है? गुशियांग सोचने लगी, जब से वो उससे मिली थी उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है, उसका स्कूल, कबीला, उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वो ये बारे में सोचते सोचते अचानक से मुड़ गई। दरअसल फिर वो सोचने लगी कि भले ही वो उस नीले कपड़े पहने हुए आदमी को, मतलब कि लॉर्ड सेवन को नहीं जानती थी, पर जो काला कपड़ा पहन के रखा था आदमी, वो उसे देखकर वो इतना तो समझ गई थी कि ये लोग बहुत ही ताकतवर हैं। इनके सामने झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए उसने उन पर भरोसा करने का फ़ैसला किया। लॉर्ड सेवन ने देखा कि गुशियांग और चैंगलिंग उन पर भरोसा कर रहे हैं। अभी लॉर्ड सेवन बस आग की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगे। सीन अचानक कट हुआ। ये अगली सुबह थी, जहाँ पर गुशियांग और चैंगलिंग उन दोनों के साथ जा रहे थे। ये लोग एक दुकान में गए, जो कि शायद एक घर ही था। जैसे उन लोग उस दुकान में गए, वहाँ से एक आदमी उनके पास आया और उसने उन दोनों को सम्मान से कहा, महान जादूगर, मास्टर। अभी वो जो आदमी था वो उन दोनों को बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहा था। लॉर्ड सेवन ने उन लोग को वहाँ बैठाया और वो उसके लिए खाना मंगाने लगा। अब वो वहीं पर एक कमरे में बैठे और एक गेम है गौका खल बरैया जिम नाम है। अब वो उसे खेलने लगे। दोनों को खेल खेलते खेलते लगभग दोपहर तो हो ही गई थी। अचानक से एक आदमी वहाँ पर आ गया, जिसने कहा, हमें सर झाओ मिल गए हैं, वो यही है। अपना जो लॉर्ड सेवन है वो अचानक से उठ गए। उसके हाथ में जो खेल का पत्थर था, उसने उसे फेंक दिया और अपने हाथ को अच्छे से मोड़ते हुए कहा, घर से दूर अपने किसी पुराने दोस्त से मिलना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पिंगयान, उसे अंदर बुलाओ। हमारे झाओ, जो अक्सर ही पिंगयान के घर में अपने मन मुताबिक ही आ जाते थे, पर आज कुछ अलग हुआ था। आज हमारे झाओ को वही बाहर हॉल में बैठने को कहा गया था। हमारे झाओ के साथ हमारे वेन के सिंह भी वहीं पर बैठे हुए थे। उन दोनों को इस वक्त पर उसने चाय दिया और वो वही साइड में खड़ा हो गया। अभी यहाँ पर जो खड़ा था उसने कहा, सर झाओ, कृपया यहीं पर आप बैठिए। लॉर्ड सेवन यहाँ आ चुके हैं, मैनेजर उन्हें बुलाने गए हैं। झाओ का दिल अचानक धड़कने लगा, क्योंकि उसे घबराहट हो रही थी कि क्या वो अपने पुराने परिचित से दोबारा मिलेगा। वैसे तो वेन बहुत चुप थे, पर उन्होंने अचानक से कहा, इसका क्या मतलब है कि उन्हें बताया जाए कि हम यहाँ आए हैं? और हाँ, गुशियांग और चैंगलिंग का क्या हुआ? क्यों ना उन्हें बुला लिया जाए, क्योंकि वो तो यहीं पर होंगे ना। और वैसे ये सब बातें बताने की क्या ज़रूरत थी। हमारे झाओ जो वेन की बातें सुन रहे थे और उनकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर पिंगयान आ गया, जिसने कहा, सर झाओ, मेरे गुरु और महान जादूगर आपका इंतज़ार कर रहे हैं अंदर। महान जादूगर? कौन महान जादूगर? वेन के सिंह ये सुनकर बहुत ही हैरान हो चुके थे। वो सोचने लगे, कहीं ये नानजियांग का महान जादूगर तो नहीं। वेन इस बारे में ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें हमारे झाओ के पीछे पीछे जाना था। वो उस हॉल में अंदर गए। हॉल के अंदर जाते हुए एक दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलते ही बाहर उन लोग जैसे ही पहुँचे, वहाँ एक आवाज़ आई,
एक खुशबू दोनों को आ रही थी। यहाँ पर अभी पिंगेन आया जिसने उन दोनों को एक रूम के अंदर लेके गया। जैसे ही पर्दा हटाया गया, एक गर्म हवा का झोंका आया। वेंकी सिंह ने अंदर देखा। अंदर चैंगलिंग और गुशियांग के अलावा 2 और भी लोग थे। वेंकी सिंह की नज़रें उस काले कपड़े वाले आदमी पर पड़ी। दोनों कुछ देर तक के एक दूसरे को देखते रहे। फिर ऐसा लगा कि जैसे दोनों एक दूसरे की सहमति से ही एक दूसरे को सर हिलाए हो और कहीं और देखने लगे। फिर वेंकी सिंह ने उस दूसरे आदमी की ओर देखा, वही 7th लॉर्ड की ओर देखा और मन में सोचने लगे, कहीं ना कहीं ये वही व्यक्ति है जिसे उस दुकानदार ने लॉर्ड 7 कहा था। लॉर्ड 7 को देखते ही हमारे वेंकी सिंह, जो अंदर ही अंदर खुशियों से भर चुके थे, वो उसके मन ही मन उसकी तारीफ़ करने लगे थे। उसके चेहरे की तारीफ़, उसकी आँखों की तारीफ़, उसके आईब्रोज की तारीफ़, उसके होठों की तारीफ़, उसके नाक की तारीफ़, हर एक चीज़ों की तारीफ़ वो कर रहे थे। आज तक के उन्होंने जितने भी आदमियों को देखा था, उन सभी आदमियों में वो उन्हें कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे। लॉर्ड 7 महान जादूगर, ऐसा कहते हुए हमारे झाओ जीशु, जो दोनों को सैल्यूट कर रहे थे, वही प्रणाम कर रहे थे। अभी अपने जो लॉर्ड 7 है वो हाथ बढ़ाकर हमारे झाओ को सीधा कर रहे थे। उन्होंने आहें भरते हुए कहा, जीशु, जब से मैं तुम्हें आखिरी बार मिला हूँ, तुम्हारी पसंद और भी बेतुकी होती जा रही है। हमारे झाऊ हंसने लगे। फिर उन्होंने अपना मुखौटा हटा दिया। मुखौटे को हटाकर उन्होंने अपने कपड़े में ही उस मुखौटे को रख दिया और फिर अचानक से ही वो उदास हो गए। इन सालों में लड़कियों को छोड़कर मैं जिसे जानता हूँ, जो अपना अट्रैक्टिव फेस छुपा दिखाकर भी सभी से छुप जाता है, वो बदमाश जियोशियो। राजधानी में लड़ाई के दौरान लियांग जियोशियो की मौत हो गई थी, जिसका झाओ पर बहुत गहरा सदमा पड़ा था। उसे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस था, जिस वजह से जब उसके सामने लॉर्ड 7 और महान जादूगर थे, तो वो अपनी पुरानी यादों को सामने रखने से नहीं हट पा रहा था। यहाँ तक कि उसने तो उनके नाम भी ले लिए थे। जब झाओ ने अपनी सारी बातें कह दी, उन्हें फ्रेश अप फील होने लगा। ऐसा लगा जैसे दिल में एक बड़ा सा टुकड़ा हो जो निकल गया हो। लॉर्ड 7 ने उन्हें देखा। उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फिर उन्होंने हमारे झाओ को देखते हुए सीधे कहा, वैसे तुम इतने बेकार कैसे बन गए हो? झाओ ने अपनी पलकें झुका ली। वो हंसने लगे और कहा, मैं बस बूढ़ा हो रहा हूँ। वैसे तो हमारे वेंकी सिंह हमारे लॉर्ड 7 की तारीफ़ ही कर रहे थे, पर अचानक से पता नहीं क्यों उन्हें एक झुंझलाहट सी महसूस होने लगी थी। असल में हमारे वेन जो सोचने लगे थे, जहाँ उन्हें खुद झाओ के असली चेहरे को देखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी थी। हालांकि अगर यूकेफेंग नहीं आते, उनसे सामना नहीं होता, तो हमारे बेन जो झाओ का असली चेहरा नहीं देख पाते थे। पर यहाँ जो ये शख्स था, उसे हमारे झाओ का असली चेहरा देखने के लिए बस एक शब्द ही कहने की ज़रूरत पड़ी थी और झाओ ने अपना असली चेहरा उनके सामने रखा था। यहाँ तक कि उसे तो उसका असली नाम भी पता था। अभी यहाँ पर सबको बैठने को कहा गया था और यहाँ पर हमारे जो पिंगेन है वो चाय परोस ही रहे थे। जैसे चाय परोसा जा रहा था, हमारे वेंकी सिंह जो थोड़े गुस्से में आते ही जा रहे थे। अभी लॉर्ड 7 ने पूछा, क्या राजधानी में सब कुछ ठीक है? झाओ इस वक्त पर कुर्सी पर अच्छे से बैठ गए। फिर उन्होंने जवाब दिया, सारी चीज़ों को बताया और फिर कहा, राजकुमारी जियांगन की शादी किसी से हुई है, लाइक उसका नाम लिया है, जिसका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, उसका नाम लिए है। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी अभी एक बच्ची को भी जन्म दिया है। लॉर्ड 7 और झाओ जीशु के बीच में बातें शुरू हो चुकी थी, जहाँ एक तरफ एक लगातार सवालें पूछ रहा था तो दूसरा उसके सवालों का जवाब दे रहा था। एक तरफ वो जो काले कपड़े पहना हुआ आदमी था, वही महान जादूगर, वो दूर बैठा हुआ उनकी बातचीत सुन ही रहा था और बीच में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं समझ रहा था।
वेन केसिंग को इन दोनों का ऐसे बात करना बहुत ही अजीब लग रहा था। यहाँ तक कि उन्हें तो लग रहा था कि ये इतने अच्छे से बात कर रहे हैं तो हाँ ये एक अच्छे दोस्त हैं। पर कहीं ना कहीं अपने वेन केसिंग ये सोच रहे थे कि जब भी वो उनके साथ होते हैं तो वो कितने अच्छे से बातचीत करते हैं। लाइक वो सिर्फ कुछ ना कुछ बड़बड़ ही करते रहते हैं। पर यहाँ पर अपने जाओ शिशु जो कि अपने लॉर्ड सेवन से बात कर रहे थे और वो उनसे बहुत ही धीमे बात कर रहे थे। यहाँ तक कि वो बहुत ही अलग तरीके से बात कर रहे थे जो कि उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी दिला ही रहा था। वेन केसिंग जो चीर चुके थे उन्होंने अपना मुखौटा उतारा और हाथ लहराते हुए गुशियांग और चैंगलिंग को बुलाया जो कि उन लोगों को एकदम हैरानी से देख रहे थे। तुम दोनों छोटे बदमाश यहाँ आओ। अभी बाकी के जो 3 लोग थे मतलब कि अपने लॉर्ड सेवन, जाओ जिशु और महान जादूगर, इन तीनों की नज़र उन पर पड़ी। अभी लॉर्ड सेवन ने पूछा और ये कौन है? जाओ जिशु हिचकिचाते हुए बोलने लगे, ये जियांग है दोस्त। जाओ जिशु ने बोलना बंद नहीं किया था। तभी वेन केसिंग ने जाओ का हाथ खींच लिया, उसे अपने सीने पर रखा और कहा। वेन केसिंग जाओ जिशु को एक तिरछी नज़र से देखते हुए कहने लगे, एक जियांग दोस्त, क्या तुमने पहले नहीं बताया था? ये क्या है आज़ू? क्या तुम मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि तुमने मेरे साथ बुरे कर्म किए थे। इस पल में लॉर्ड सेवन बिल्कुल ही हैरान हो चुके थे। यहाँ जो महान जादूगर थे जो इतनी देर से चुप थे वो अभी भी चुप हो गए थे और उनकी काली काली आंखें जो लगातार वेन केसिंग और जाओ जिशु को देखी जा रही थी। जाओ ने अपना दूसरा हाथ फ्री किया और वेन केसिंग के एल्बोस में मारा जिससे वेन केसिंग जाओ से थोड़ा दूर हो गए। फिर जाओ जो चाय पीने के लिए बैठ गए और उन्होंने कहा, उसका नाम वेन केसिंग है, उसे बकवास करना पसंद है। लॉर्ड सेवन आप उस पर ध्यान ना दीजिए। लॉर्ड सेवन जो बहुत देर तक चुप थे, यहाँ अपने वेन ने अचानक से चिल्लाया, पिंग येन तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जाओ जिशु का प्याला खाली हो चुका है, क्या तुम उसे भर नहीं सकते? उन्होंने जैसे ही ऐसा कहा अभी जाओ जो चौंक गए थे उन्होंने अपना प्याला नीचे रखा और वेन केसिंग को घूर के देखने लगे। वेन केसिंग जो बस मुस्कुराते हुए अपने जाओ को देख रहे थे। अभी लॉर्ड सेवन जो फिर से जाओ जिशु से बातें करने लगे। बहुत देर तक बातें करने के बाद उन्होंने कहा, जिशु हालांकि तुम्हें याद ना हो पर मुझे ज़रूर याद है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए एक पतली कमर वाली कन्या ढूंढने का ज़रूर करोगे। तो मुझे ये तो नहीं पता पर हाँ मैंने किसी पर ध्यान तो दिया है। पर क्या ये महान जादूगर जो हल्का सा खांसे और उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। जाओ जिशु को लगा कि वो यहाँ और तो नहीं रुक सकते। फिर वो उठे और उन्होंने नई मुट्ठी बांधते हुए सलामी दी। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि लॉर्ड सेवन आज ही डोंगटिंग आए हुए हैं, वो अपनी यात्रा से थक गए होंगे तो मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। हम बिल्कुल भी नहीं थके, लॉर्ड सेवन ने कहा। वेन केसिंग अचानक ही चिल्ला पड़े, क्या आज़ू तुमने क्या सचमुच ऐसा कहा? कमरे में सन्नाटा छा चुका था। सभी लोग जो एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। इस वक्त पर गुशियांग ने चैंगलिंग के कंधे पर थपथपाया और कहा, छोटे हमें अगर भाई काओ को बचाना है तो हम दोनों को ही साथ होना पड़ेगा क्योंकि ये लोग तो एक दूसरे से ईर्ष्या करने में ही बिजी है। लॉर्ड सेवन उसकी बात पर हंस पड़े और उन्होंने कहा, तुम्हें इस बात में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है छोटी लड़की। तुमने बताया था कि तुम्हारा भाई काओ जो किंग फेंग स्वर्ड से है, तो जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे वो लोग उसके साथ बिल्कुल भी गलत तरीके से पेश नहीं आएंगे। और रही बात जिशु तुम जाना क्यों चाहते हो, थोड़ी देर और रुक जाओ। चलो क्यों ना एक एक प्याला भरा जाए और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। वेन की नज़रों में अब लॉर्ड सेवन गड़ने लग गए थे। वेन केसिंग जो लॉर्ड सेवन और जाओ जिशु को लेकर बहुत सारी बातें सोच रहे थे। इस वक्त पर उन्होंने कहा,
ठीक है, मैं आपके आराम में कोई खलल नहीं डालूँगा। और उन्होंने झाओ जिशु के बाहों को पकड़ लिया। इसी वक्त पर महान जादूगर, जो बहुत देर से झाओ जिशु को देख रहे थे, उन्होंने कहा, लॉर्ड झाओ, मैं देख रहा हूँ आपका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया है। क्या मैं आपकी नब्ज़ चेक कर सकता हूँ? झाओ जो चौंक चुके थे, क्योंकि वेंकी सिंह की पकड़ उन पर एकदम टाइट हो चुकी थी। इस पर हमारे लॉर्ड सेवन जो ये देख रहे थे, उनका चेहरा जो अलग सा हो गया था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? महान जादूगर ने जवाब दिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा लॉर्ड झाओ। ऐसे है जैसे कि तेल ख़त्म होता हुआ ही दिया। झाओ, अगर तुम कुछ बताओगे नहीं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा ना। ये सब सुनते ही हमारे वेंकी सिंह का चेहरा जो डल हो चुका था, उन्होंने अपना हाथ जो झाओ से हटा दिया। ये देखकर लॉर्ड सेवन भी हैरान हो चुके थे। क्या? उन्होंने कहा, मुझे ये मत बताओ कि हेलेन यी ने तुम्हें भी छोड़ने से इनकार कर दिया। हेलेन यी जो अभी का राजा है, उसका नाम था। इस वक्त पर सभी का ध्यान झाओ जिशु पर था। झाओ जिशु अचानक ही खिलखिला उठे और उन्होंने अपना हाथ महान जादू के हाथ पर रखने की कोशिश की। लॉर्ड सेवन, क्या आप नहीं जानते कि हम किस तरह की जगह पर रहते थे या किस तरह की जगह पर रहते हैं? महान जादूगर ने झाओ जिशु के कलाई पर उनके जो नब्ज़ होते हैं उन पर अपना उंगली रखा और उन्हें चेक करने लगा। चेक करते करते उनके जो भौहें थे वो अलग अलग हो रहे थे। थोड़ी देर चेक करने के बाद उन्होंने कहा, एक सज़ा होती है जिसे 7 केले कहा जाता है ना? मैं सही हूँ ना? आपने हर 3 माह में एक एक केले डाली है, जिससे कि आप अपनी कुंफू को बचा पाए और अपनी सोचने समझने की शक्तियाँ भी बचा पाए, है ना? मैं सही हूँ ना? लॉर्ड सेवन जो हैरान हो चुकी थी ये सब सुनकर, पर झाओ जिशु के होठों पर मुस्कान बनी हुई थी। महान जादूगर कितने बुद्धिमान है ना। महान जादूगर ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसी कमरे पर चलने लगे। वेंकी सिंह जो घबरा चुके थे, वो इससे पहले कि कुछ कहते, पर उनसे पहले लॉर्ड सेवन ने कहा, वोशी, क्या तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो? महान जादूगर जो कि अपनी वोशी है, वोशी बहुत देर तक के सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर तुमने 7 किलो एक साथ गराई होती तो मैं जैसे तैसे उन्हें निकाल सकता था, पर अब उन्हें निकालना मुश्किल है। वोशी जो कुछ भी कह रहा था, झाओ जिशु ने ये सारी बातें ये बाई से ऑलरेडी सुन रखा था, इसलिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें इनकार कर दिया कि वो ये सब बातें नहीं सुनना चाहते। भले ही झाओ जिशु ने इस बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन जब वोशी ने उनकी नब्ज़ देखने का कहा था तो उनके मन में एक उम्मीद आ गई थी, वरना झाओ जिशु कभी भी किसी को अपनी कलाई नहीं दिखाते। झाओ ये नहीं बता सकते थे कि ये सब कब से शुरू हुआ था, पर उस समय वोशी का बात सुनकर वो करवाहट से भर चुके थे। झाओ एक खोखली मुस्कान के साथ कहने लगे, तुम्हें मुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मुझे ये पता होता कि महान जादूगर सिर्फ एक कील निकाल सकते हैं तो मैं इस बारे में कुछ ये नहीं करता था। महान जादूगर ने कोई भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वो चुपचाप झाओ जिशु को देख रहे थे। इसी वक्त पर झाओ जिशु जो गॉड सेवन की ओर मुड़ गए। चलो अब जाते हैं, हम किसी और दिन मिलने आएंगे। वो दरवाजे की ओर ही गए थे, तभी उसी वक्त पर लॉर्ड सेवन ने नहीं बल्कि अपने वोशी ने कहा, रुको, शायद। इससे पहले कि झाओ जिशु कुछ कह पाते, पर वेंकी सिंह ने उनके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उन्हें वहीं पर ज़बरदस्ती खड़ा रखा। अभी वेंकी सिंह ने कहा, महान शमन, क्या आपने कुछ सोचा है? वोशी जो कुछ देर के लिए हड़बड़ा गए थे, वोशी ने कहा, लॉर्ड झाओ, अगर आप अपने कुंफू से दूर रहने के लिए तैयार हैं तो मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे मैं आपकी जान बचा सकता हूँ। जैसे ही झाओ जिशु के कानों ने ये सुना कि अपने कुंफू से दूर होना है, उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर कर दिया ताकि आगे कोई कुछ भी ना कहे। जिशु ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरा कुंफू मुझसे छीन लिया जाए तो क्या मैं तभी वही रह पाऊँगा? और अगर मैं वो नहीं रह पाऊँगा तो मेरे जीने का क्या मकसद रह जाएगा? ठीक इसके बाद जिशु जो खुद को वेंकी सिंह से छुड़वाने की कोशिश करते रहे और फिर थोड़ी देर में वो वहाँ से चले गए। वोशी के
होठों पर जो शब्द आने वाले थे वो तो वैसे के वैसे रह गए।